टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। दृष्टिहीनता एक बड़ी समस्या है और इसके कई कारण हो सकते हैं। उन्हीं में से एक है कॉर्नियल दृष्टिहीनता, यानी कॉर्निया में क्षति की वजह से दृष्टि चले जाना। इस पर बात करने की आवश्यकता इसलिए और हो जाती है क्योंकि न सिर्फ कॉर्नियल दृष्टिहीनता से बचाव किया जा सकता है, बल्कि यदि व्यक्ति में ये समस्या हो जाए तो ऐसी अवस्था में दृष्टि को ठीक भी किया जा सकता है और इसके लिए आवश्यकता होती है नेत्रदान करने की। यदि सब लोग स्वैच्छिक नेत्रदान करते हैं तो न सिर्फ कई दृष्टिहीन लोगों के जीवन को रोशन किया जा सकता है और उनके जीवन में परिवर्तन किया जा सकता है। कैसे हो सकती है नेत्रदान की प्रक्रिया और किस प्रकार किया जा सकता है कॉर्नियल दृष्टिहीनता से बचाव, ये जानेंगे आज टोटल हेल्थ में विशेषज्ञों से। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं मेजर जनरल डॉक्टर JKS परिहार, सेना मेडल, बार 2 विशिष्ट सेना मेडल, रिटायर्ड, प्रेसिडेंट आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया, प्रोफेसर ऑप्थेल्मोलॉजी, फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर जनरल AFMS, Armed Forces Medical Services of India. Presently, he is heading Academics and Ophthalmology Department in Center for Sight, New Delhi. His areas of interest are corneal blindness, glaucoma, cataract and community ophthalmology. बहुत स्वागत है मेजर जनरल JKS परिहार आपका। आज के डिस्कशन में हमारे साथ हैं डॉक्टर पारुल जैन, प्रोफेसर एंड यूनिट हेड डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्निया एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी, इंचार्ज आई बैंक, गुरु नानक आई सेंटर, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज. Her areas of expertise are anterior segment, cornea ocular surface and refractive surgery. She has been honored for her work related to eye donation and corneal transplantation by GNEC alumni. बहुत स्वागत है डॉक्टर पारुल आपका। आज के डिस्कशन में हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर राजेश सिन्हा, प्रोफेसर Cornea, Lens and Refractive Surgery Services at RP Center for Ophthalmic Sciences, All India Institute of Medical Sciences. He is involved in corneal transplantation and eye banking for past 26 years. Currently, he is officer in charge of National Eye Bank and General Secretary of Eye Bank Association of India. He has over more than 200 research publications in the field of corneal disorders and corneal transplantation. बहुत स्वागत डॉक्टर राजेश सिन्हा आपका भी। एक बड़ी समस्या के रूप में कॉर्नियल दृष्टिहीनता हमारे समक्ष है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यदि किसी व्यक्ति को कॉर्नियल दृष्टिहीनता होती है तो कॉर्निया को प्रत्यारोपित कर इस समस्या को ठीक किया जा सकता है। कॉर्निया हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और कैसे पूर्ण होती है देखने की प्रक्रिया आइए समझ लेते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। कॉर्निया को क्षति दृष्टिहीनता का एक बड़ा कारण है। किसी कारणवश यदि कॉर्निया को क्षति हो जाए तो व्यक्ति की दृष्टि आंशिक या पूर्ण रूप से जा सकती है। कॉर्निया में क्षति के कई कारण हो सकते हैं। कॉर्निया में आघात, काम करते समय आंख में चोट लग जाना, सड़क दुर्घटना में आंख को क्षति, बच्चों को पेंसिल या तीर कमान से चोट लगना, रसायन आंख में चले जाना, चूना आंख में जाना, विटामिन ए की कमी, आंख में संक्रमण या फिर जन्मजात बीमारी की वजह से कॉर्निया क्षतिग्रस्त हो सकता है। कॉर्निया में चोट या किसी बीमारी के कारण कॉर्निया को क्षति होने पर दृष्टिहीनता को ठीक किया जा सकता है। कॉर्नियल दृष्टिहीनता को ठीक करने के लिए व्यक्ति को एक स्वस्थ कॉर्निया की आवश्यकता होती है। स्वस्थ कॉर्निया मिलने पर क्षतिग्रस्त कॉर्निया को निकालकर किसी व्यक्ति द्वारा मिला हुआ स्वस्थ कॉर्निया प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। एक स्वस्थ कॉर्निया तभी मिल सकता है यदि कोई व्यक्ति नेत्रदान करे। आपका नेत्रदान किसी के अंधेरे जीवन को रोशन कर सकता है। किरण भारद्वाज, टोटल हेल्थ। राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा भी आने वाला है। आवश्यकता है कि नेत्रदान के विषय में सभी को जानकारी हो। जानकारी और जागरूकता के स्तर को बढ़ाने के लिए विशेषज्ञ आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं, जिनसे हम विस्तार से जानेंगे कि किस तरह से हो सकती है नेत्रदान की प्रक्रिया,
कितनी सरल है और कौन व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? जानकारी की शुरुआत करते हैं मेजर जनरल परिहार से। डॉक्टर परिहार, कितना महत्वपूर्ण आप मानते हैं हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो कॉर्नियल दृष्टिहीनता के विषय में सभी को जानकारी और जागरूकता की आवश्यकता क्यों है, और क्यों आवश्यक है कि उन तमाम भ्रमों को दूर किया जाए जिन्हें सोचकर लोग नेत्रदान करने से हिचकते हैं, कतराते हैं? किरण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं दूरदर्शन का भी धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं कि पिछले 21 वर्ष से आप जो है ये टोटल हेल्थ का प्रोग्राम कर रहे हैं और इसमें तमाम व्याधियों पे चर्चा होती है और ख़ास करके नेत्रदान पे और कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से होने वाली समस्याएं जो हैं उनका कैसे रोकथाम किया जाए, निदान किया जाए, उसमें आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। पब्लिक अवेयरनेस के लिए मैं आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर परिहार आपका। आप जैसे जो विशेषज्ञ हैं तमाम, उनके सहयोग से ही, और जो हमारे व्यूअर्स हैं जो लगातार हमें रिएक्शंस भेजते रहते हैं, उनके सहयोग से ही कार्यक्रम चल रहा है, और इसकी सफलता का राज भी इसे कहा जा सकता है जो हमारे तमाम विशेषज्ञ अपना समय निकालकर बहुमूल्य जानकारी सभी लोगों तक पहुंचाते हैं। जो आपने मुझसे प्रश्न किया था, तो जैसा हम सब जानते हैं कि कॉर्निया जो है वो आँख का जो सबसे ट्रांसपेरेंट भाग होता है, जो नॉर्मल देखने में काला दिखता है, ये पूरा कांच की तरह है, और इसके पीछे आइरिस जो है वो ब्राउन नज़र आता है। तो अगर कॉर्निया में कोई ओपेसिटी है तो उस की वजह से अंधत्व हो जाएगा, क्योंकि रोशनी जो है वो पर्दे तक नहीं पहुँच सकती है। और अगर ये बचपन से ही ये व्याधि है तो फिर उसका निदान करने के बाद भी अगर देर से निदान होता है तो रोशनी नहीं आती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, आँख का जो हिस्सा है, और इसमें अगर कोई ओपेसिटी हो जाती है तो उसका इलाज जो है कॉर्नियल ट्रांसप्लांट द्वारा ही संभव है। और कॉर्नियल ट्रांसप्लांट एक ऐसी विधा है जिसके लिए हमें मृत व्यक्ति से कॉर्नियल टिश्यू प्राप्त करना होता है। अतः ये नेत्रदान के बिना ये आज की परिस्थितियों में संभव नहीं है। यही वजह है कि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस को जिसको हम रोक सकते हैं, उसका निदान कर सकते हैं, उसमें नेत्रदान एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और कॉर्नियल ट्रांसप्लांट, क्योंकि जो कॉर्निया लिया जाता है वो मृत शरीर से लिया जाता है और जितना जल्दी लिया जा सके अच्छा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ये कठिन कार्य है कि जब किसी के घर में मृत्यु हुई है, पूरा परिवार शोकग्रस्त है, उसमें आप हिम्मत करके कोशिश करते हैं और ये प्राप्त करते हैं। भारत में करीब ऐसे मरीजों की संख्या जो है 12 लाख के करीब है जिनको कि कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है, और विश्व स्तर पे ये करीब 4 करोड़ से भी ज़्यादा हैं। और इसमें कुछ ऐसे होते हैं जिनका काफ़ी बड़ा नंबर है जिनको कि दोनों आँखों से दिखाई नहीं देता है। तो अतः मैं समझता हूँ कि कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के इलाज के लिए नेत्रदान बहुत ही ज़रूरत है। और हम जो है प्रतिवर्ष अभी करीब 55,000 के करीब नेत्रदान हमारे यहाँ हो रहे हैं, और 30 से 35 हज़ार ही हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कर पाते हैं। हमारा लक्ष्य ये है कि अगले 5 साल में हम करीब 1 लाख कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कर सकें, ताकि जो बैकलॉग है वो ख़त्म हो सके और आगे की सही समस्या को निपटाया जा सके। तो इसमें सबका सहयोग बहुत आवश्यक है जी। और समस्या का समाधान तभी हो सकता है जो उसके लिए पहला कदम होता है, वो होता है सही जानकारी। डॉक्टर राजेश सिन्हा, अगर जागरूकता की बात की जाए, क्या स्तर आप लोगों में देखते हैं फिलहाल नेत्रदान को लेकर? क्योंकि जिसके घर में समस्या है वो तो समझता है, लेकिन अगर किसी को कहा जाए कि स्वैच्छिक आपको नेत्रदान करना है, क्या बड़ी चुनौतियां आपको लगती हैं जिस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है? जी हाँ, धन्यवाद किरण जी। एक्चुअली ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। जो अवेयरनेस है, एक समय था, आज से समझिए 10 साल 15 साल पहले अवेयरनेस बहुत ही ज़्यादा कम था। थोड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है पहले से, और उसके लिए मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा, आप जैसे लोग जिन्होंने इन बातों को उठाया है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश करी है। और मैं मेजर जनरल परिहार सर को भी धन्यवाद करूंगा और कंग्रेचुलेट करूंगा, क्योंकि उन्होंने एज प्रेसिडेंट ऑफ आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया काफ़ी मेहनत किया है इस डायरेक्शन में। और बेसिकली क्या है कि जब किसी का परिवारजन, किसी का अगर डेथ होता है तो वो लोग बड़े डिस्टर्ब्ड होते हैं। उस समय एक बहुत ही हमें अच्छे क्वालिटी के आई डोनेशन काउंसलर्स वगैरह चाहिए होते हैं, जो कि जाके उनको समझा सकें कि अगर उनकी ऑर्गन, अगर उनकी आंख उनकी जीवन के बाद भी जी सके तो ये उनके लिए ज़्यादा अच्छा है, ये बहुत बढ़िया रहेगा और ये उनके लिए खुशी की बात होगी। तो
इस तरह की बातें, एक हम स्लोगन हमेशा देते हैं, लेट योर आइज लिव आफ्टर यू। तो ये स्लोगन जो है लोगों को समझाना और ज़्यादा से ज़्यादा शहरों गांव हर जगह ये फैलाना, ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मीडिया का रोल है, इसके लिए डॉक्टरों का रोल है, आई डोनेशन काउंसलर्स का रोल है। और ये बेसिकली अवेयरनेस के कारण ही है जो भारत में अभी भी कॉर्नियल ब्लाइंडनेस इतनी ज़्यादा है, अवेयरनेस की कमी के कारण। क्योंकि आप अगर देखिए स्टैटिस्टिक्स देखिए तो तकरीबन ये 8 मिलियन मतलब लोग हर साल हिंदुस्तान में उनकी डेथ होती है। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 16 मिलियन कॉर्निया मिल सकती है, पर वो मिलती नहीं है। क्योंकि कुछ कारण ये भी होता है कि कुछ आंखें हम ले नहीं सकते, कुछ में आंखों में शरीर में ऐसे कुछ कारण होते हैं जिसके कारण हम उनका डोनेट कर नहीं सकते। पर ज़्यादातर हम जो ले नहीं पाते हैं कॉर्निया, वो उनकी अवेयरनेस की कमी के कारण और परिवारजनों के थोड़ा वो परेशान होते हैं, तो वो एंटरटेन नहीं करते हैं हमारे काउंसलर्स को। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अवेयरनेस फैलाएं लोगों में कि भाई ये जो कॉर्निया है ये यूज़ हो सकता है, और उनके परिजनों की कॉर्निया जो है अगर किसी और में अगर इस्तेमाल हो सके और उसको दृष्टि मिल सके तो उस इंसान का भला होगा, उसका परिवार सुखी होगा, और जिनका डेथ हुआ है उनका भी एक अंग उनके डेथ के बाद भी जीवित रहेगा। जी, ये और बहुत इससे ज़रूरी है। अच्छी बात और क्या हो सकती है। डॉक्टर पारुल जैन, दो चीज़ें आपसे पूछना चाहेंगे। पहली बात कि कौन कौन सी अवस्थाएं आपको लगती हैं जिसकी वजह से हमारे देश में कॉर्नियल ब्लाइंडनेस की संभावना हो सकती है, और दूसरी बात, जैसा डॉक्टर परिहार और डॉक्टर सिन्हा ने कहा कि बहुत सारे कॉर्नियाज मिल नहीं पाते, मिल सकते हैं। कितनी सरल प्रक्रिया है और किस तरह से आप लोग ये सुनिश्चित करते हैं या किया जाता है कि अगर किसी के पास कॉर्निया है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसके परिवार में दुख भी है लेकिन आई डोनेट करना चाहते हैं, तो उनको पूरी प्रक्रिया की जानकारी हो और विद इन द गिवन टाइम, कम से कम समय में वो आंखें ली जा सके। धन्यवाद किरण जी इस प्रश्न के लिए। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि किन कंडीशंस में हमारी आँख की पुतली ख़राब हो सकती हैं। तो वो अलग अलग एज के हिसाब से होता है। अगर आप बच्चों में देखें तो चोट लगने के कारण या फिर विटामिन ए की कमी के कारण पुतली क्षतिग्रस्त हो सकती है। जो कार्मिक लोग होते हैं, जो वर्क करते हैं, उनको भी चोट लग सकती है और आँखों में बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शंस का संक्रमण हो सकता है। कभी कभी ऑपरेशन भी कामयाब नहीं होते हैं जिसकी वजह से पुतली में सूजन आ सकती है और सफ़ेद पड़ सकती हैं। बच्चों में जन्मजात रूप से भी कई बार जो कॉर्निया हैं वो सफ़ेद होते हैं। तो अगर जो ये समझना होगा हमें, जो ये आई डोनेशन का प्रोसेस है ये एक बहुत ही वॉलंटरी प्रोसेस होता है कि अगर जो परिवारजन हैं उनमें ये अवेयरनेस है कि मृत्यु के उपरांत ही ये डोनेशन होता है, और ये जो डोनेशन है ये 2 नहीं बल्कि अब तो 4 लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है, तो वो वॉलंटरी रूप से इस चीज़ में आगे आते हैं और अपने नियरेस्ट आई बैंक को संपर्क करते हैं और अपनी आंखें डोनेट कर सकते हैं। इसका एक दूसरा सेगमेंट होता है जो कि है हॉस्पिटल कॉर्निया रिट्रीवल प्रोग्राम। इसके अंतर्गत जो डेथ्स आकस्मिक रूप से होती हैं या अस्पतालों में होती हैं, वो एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ से हमें कॉर्नियास प्राप्त हो सकते हैं। इसके लिए स्पेशल एक ग्रीफ काउंसलर करके एक पोस्ट होती है, जो ये लोग होते हैं जो परिजन हैं उनके जिनकी डेथ हो गई है, उनसे वो संपर्क करते हैं। इस दुख की घड़ी में उनके साथ वो एक अपनापन बनाते हैं और उन्हें काउंसल किया जाता है कि अगर आप जो ये चले गए व्यक्ति इनकी आंखें डोनेट करेंगे तो वो जीते रहेंगे और कुछ 4 लोगों की ज़िंदगियां आप लोग बदल सकते हैं। तो एक ये एसोसिएशन जो ये बनता है, जो ये एक रैपो बनता है हॉस्पिटल्स के अंदर, वो भी बहुत ज़रूरी होता है, जिसके चलते हम लोग अपनी आई डोनेशन को बढ़ा सकते हैं। जी, और कहीं ना कहीं से इसका उदाहरण या प्रेरणा भी ली जा सकती है। डॉक्टर परिहार, जो भी जब ऑर्गन डोनेशन या आई डोनेशन की बात आती है तो सबसे ज़्यादा जो डोनेशंस हैं वो आर्म्ड फोर्सेस या डिफेंस फोर्सेस की तरफ से ही आते हैं। किस तरह से देखते हैं आप इस सकारात्मक तरीके को, क्योंकि दुख वहाँ भी होता है, तकलीफ वहाँ भी होती है, लेकिन दूसरों के लिए सेवा का भाव रखना ऐसे समय में कितना जो है इसका स्वरूप बदल सकता है। जैसे डॉक्टर पारुल जैन ने बताया कि काउंसलर्स होते हैं, ग्रीफ काउंसलर होते हैं जो रेपो बना के रखते हैं। आर्म फोर्सेस का एक सबसे बड़ा जो मैं कहूँगा एडवांटेज होता है कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती है
जवानों की ट्रेनिंग, ऑफिसर्स की ट्रेनिंग जो है वो देश के जज्बे के लिए होती है और लड़ाई के लिए होती है, इसके साथ में मानवता की सेवा के लिए भी होती है। और उनको हर लेवल पे जो है इस बारे में जागृत किया जाता है, चाहे वो ब्लड डोनेशन हो। सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेशन इमीडिएटली जो है वो ज़रूरत होने पे आर्म फोर्सेस के जवान देते हैं। इसी तरह से नेत्रदान पे भी हम लोग लगातार करते हैं और एक नोडल एजेंसी है जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए डोनेशंस कलेक्ट करते हैं। वो उसमें लिवर का भी है, हार्ट का भी चल रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट है और आई डोनेशन है। तो एक कलेक्टिव मल्टी पर्पज़, और उसमें पूरे आर्म फोर्सेस का यही नहीं है कि आई डिपार्टमेंट काम कर रहा है या हॉस्पिटल कर रहा है, उसमें जो हमारे कमांडर्स होते हैं, नॉन मेडिकल के होते हैं, उनका भी सहयोग बहुत अच्छा रहता है। और इसके साथ ही लॉजिस्टिक्स में भी जब ज़रूरत होती है तो एयरफोर्स उसमें तुरंत जो है आगे आती है, ग्रीन कॉरिडोर होता है। तो एक एनवायरनमेंट जो है आर्म फोर्सेस ने बनाया हुआ है कि जिसमें कोई भी ऑर्गन डोनेशंस की जो एक्टिविटीज़ हैं उस पर बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है और एग्जीक्यूट किया जाता हूँ। मैं समझता हूँ कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लिए ये जो मॉड्यूल आर्म फोर्सेस का है, ये एक हॉस्पिटल कॉर्नियल रिट्राइवल प्रोग्राम में और दूसरे ऑर्गन्स के लिए भी इसको नोटों ने काफ़ी हद तक उसमें उन्होंने आत्मसात किया है। और अब समाज लेवल पे जो है मैं कहूँगा कि संस्थाएँ जो होती हैं, जिसमें मारवाड़ी समाज और जैन समाज, गुजराती समाज, इन्होंने बहुत योगदान दिया है। और इन सबसे जो है जो सबसे बड़ी जो मिथ होती है कि धर्म में कि ये अगर कोई अंग भंग हो गया तो वो अगले जन्म में वैसे आएगा, उसको दूर करने का। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिसमें कि आप जो है अंगदान या नेत्रदान ना कर सकें, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो बुद्ध, जैन हो और हिंदू धर्म के तमाम। उसमें ये सिर्फ हमारे ही मिथ होती हैं जिसको हम धीरे धीरे दूर करने में सफलता हासिल हो रही है, पर इसमें बहुत कुछ काम करने की अभी आवश्यकता है। जी, और जैसा कि आपने कहा कि धर्म में कहीं भी इस बात को प्रतिबंधित नहीं किया गया है कि कोई अंगदान नहीं कर सकता, बल्कि ये कहा जाता है कि यदि आप किसी को दान देते हैं तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। भारतीय संस्कृति में भी इस बात का उल्लेख मिलता है। डॉक्टर पारुल जैन, अगर किसी सामान्य व्यक्ति का ऐसा मानना है कि वो नेत्रदान करना चाहता है, अपनी आंखों को प्लेज करना, ये प्रक्रिया कितनी सरल है और किस तरीके से की जा सकती है? तो किरण जी, अभी हाल ही में हमारी सरकार ने एक ऑर्गन डोनेशन प्लेज की मुहिम चलाई है, जिसके अंतर्गत नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन नोटो ने एक ऑनलाइन प्लेज का एक फॉर्म जारी किया है जो आपके आधार से लिंक होता है। तो कॉर्निया डोनेशन जो है वो इस तरह से डिफरेंट होती है कि ये सिर्फ मरणोपरांत की जाती है। तो इसमें आपको प्लेज लेने की इसलिए एक सामाजिक जिम्मेदारी जिसे हम कह सकते हैं कि वो है। उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी फैमिली को ये समझाना कि हमने ये प्लेज हमने ली है और मेरी ये इच्छा है कि मरने के बाद मेरे नेत्र जो है वो डोनेट किए जाएं। प्लेज करने का तरीका बहुत सरल होता है। आपके नियरेस्ट जो भी आई बैंक होता है उसमें आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। वो आपको एक फॉर्म देंगे जिसको आप अपनी डिटेल्स इसमें भर सकते हैं और आपको एक कार्ड मिलता है। वो कार्ड आप अपने पास अगर हमेशा रखेंगे तो किसी दुर्घटना में अनफॉर्चुनेटली आपकी डेथ हो जाती है तो उन लोगों को पता रहेगा कि आपको अपनी आंखें जो हैं वो डोनेट करनी है। पर अगर मरने के बाद भी आपके परिवारजन आप इसके लिए अनुमति नहीं देते हैं तो डोनेशन नहीं लिया जा सकता। इसीलिए आपको अपने परिवार को अपने साथ लेके चलना है, उनको ये बताना है कि ये मेरी इच्छा रहेगी। जी, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। डॉक्टर राजेश सिन्हा, शिखा का ईमेल है, वो ये कह रही हैं कि कलर ब्लाइंडनेस है उनके भाई को, अगर वो आई डोनेट करना चाहे तो क्या एक कलर ब्लाइंड व्यक्ति आई डोनेट कर सकता है? साथ ही इस माध्यम से आपसे ये भी जान लें कि कौन जो है नेत्रदान के लिए सोच सकता है, हु कैन बी अ डोनर? देखिए, जहाँ तक कलर ब्लाइंडनेस का सवाल है, उसका कॉर्नियल प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है। तो कोई भी कलर ब्लाइंड जो है वो डेफिनेटली प्लेज कर सकता है और फ्यूचर में डोनेट कर सकता है और उसकी कॉर्निया यूज़ हो सकती है और एक दृष्टिहीन को दृष्टि दे सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहाँ तक कॉर्नियल डोनेशन का सवाल है, तो कोई भी इंसान जिसकी पहली चीज़ ये है कि उसकी कॉर्निया में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसकी कॉर्निया क्लियर होनी चाहिए।
एक दूसरा, कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें हम हेजिटेट करते हैं लेने के लिए, जैसे डिसेमिनेटेड मैलिग्नेंसी हो या सेप्टिसीमिया हो, इन सब कंडीशंस में हम हेजिटेट करते हैं। अदरवाइज जहाँ तक कॉर्नियल डोनेशन का सवाल है, हम हर इंसान प्लेज कर सकता है। और जैसा डॉक्टर शिखा ने भी कहा कि डॉक्टर पारुल ने भी कहा कि अपने परिवारजनों को बता के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्लेजिंग इज़ नॉट इक्वल टू डोनेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। प्लेजिंग हमारी ज़्यादा होती है पर डोनेशन उतना होता नहीं है। तो अपने परिवारजनों को बताना कि मेरी ये इच्छा है, ताकि वो उनकी इच्छा की पूर्ति करें, वो बहुत ज़रूरी है। तो हर इंसान डोनेट कर सकता है और हर इंसान प्लेज कर सकता है। और डोनेट करने के लिए भी 2-4 ही ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें कि हम ले नहीं पाते कॉर्नियल टिश्यू, अदरवाइज हम हर इंसान से ले सकते हैं। जी डॉक्टर पारुल, मान लीजिए कोई अपने जीवन काल में आंखें प्लेज नहीं कर पाया, ऐसी अवस्था में अगर परिवार के लोग चाहें तो क्या एक स्थिति हो सकती है जिसमें वो उस व्यक्ति के नेत्रदान कर पाए? क्या प्रक्रिया रहती है? जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है। हमारी कंट्री में भी थोड़े मॉडिफिकेशंस आए हैं लॉज में। पहले कुछ ही परिवारजन को ये अनुमति थी कि वो डोनेशन का कंसेंट दे सकते हैं, पर अब ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स भी ये कंसेंट दे सकते हैं। और अगर फैमिली में अवेयरनेस है और वो ये चाहते हैं कि जिनकी डेथ हो गई है उनके नेत्र डोनेट किए जाएं, तो वो नज़दीकी आई बैंक से संपर्क करते हैं। इसको वॉलेंट्री डोनेशन कहा जाता है, जिसमें आई बैंक की टीम जो है वो घर जाकर या जहाँ पर भी मृतक के शरीर हैं वहाँ जाकर वो डोनेशन कलेक्ट कर सकते हैं, रिट्रीवल कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहती हूँ कि ये जो प्रक्रिया है ये सिर्फ 10 से 15 मिनट की है, क्योंकि अब ये जो पूरी आई बॉल को है वो नहीं निकाला जाता है। केवल जो कॉर्निया है, जो पुतली है, उसके सराउंडिंग का लगभग 2 से 3 मिलीमीटर का एरिया है वो निकाला जाता है। इससे फेस में भी कोई डिसफिगरमेंट नहीं होता है, क्योंकि आई डोनेशन करने के बाद एक आँख की शेप का कॉस्मेटिक शेल उस एरिया में लगा दिया जाता है, जिससे जो डिजीज हैं उनके फेस में कोई डिसफिगरमेंट नहीं आता है और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी बड़े आराम से उसके बाद की जा सकती है। जी, बेहद महत्वपूर्ण बात। और किस तरह से ये पूरी प्रक्रिया की जा सकती है, कैसे किया जा सकता है कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन, ये भी जानेंगे विशेषज्ञों से। फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर हैं लुधियाना से, रोहित हैं फोन लाइन पर। रोहित, बहुत स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। जी नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैडम मेरा सवाल था कि एक तो ये प्रक्रिया, ये मतलब ये प्रोसेस कैसे है? हम लोग इसे ऑनलाइन करना है, रजिस्ट्रेशन जैसे कर सकते हैं किसी वेबसाइट पे अपना ये आई डोनेशन के लिए प्लानिंग? और एक मेरा था कि ये प्रोसीजर जो है, जैसे ये डेथ के बाद कितने टाइम तक ये प्रोसीजर, मतलब कितनी टाइम लिमिट होती है कि जिसके अंदर ये डोनेशन हो सकती है? और क्या प्रिकॉशंस को रखने चाहिए घर में पेशेंट, मतलब जिनकी डेथ हुई है अभी, उनका क्या केयर ऑफ होनी चाहिए कि कैसे रखना चाहिए ताकि वो कॉर्निया खराब ना हो जाए? और एक मेरा सवाल और था कि ये मेरे मदर रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के पेशेंट हैं, इफ शी वांट्स कैन शी डोनेट हर कॉर्निया? जी, जो इनका अंतिम प्रश्न है डॉक्टर परिहार, उसका ही सबसे पहले आपसे जवाब ले लें कि क्या इनकी मदर आई डोनेट कर सकती हैं इस कंडीशन में? देखिए, हम सब जानते हैं कि आई डोनेशन जब तभी संभव होता है जबकि कोई मृत व्यक्ति का आँखें उसमें लिए जा सकते हैं। उसके पहले हम प्लेजिंग करते हैं। तो प्लेजिंग में जो, जैसे इन्होंने ऑनलाइन का कहा था, कई संस्थाएं हैं, आई बैंक एसोसिएशन भी है, आप ऑनलाइन प्लेज कर सकते हैं। मगर सबसे महत्वपूर्ण ये रहता है कि आप जीवन के उन क्षणों में जब कोई असामयिक घटना होती है, मृत्यु होती है, उस वक्त वो कहाँ पर है। तो उसमें जो नियरेस्ट आई बैंक है वही आपको, नियरेस्ट आई बैंक हुआ, हॉस्पिटल हुआ, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हुए और दूसरे कॉर्निया रिसीविंग सेंटर्स होते हैं, वो इसमें आपको अवश्य मदद करेंगे। तो इसलिए लोकल जो भी हैं उनसे कांटेक्ट बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। रहा सवाल कोई भी ऐसी बीमारियां जो कॉर्निया को डैमेज ना करती हो या कोई वायरल इन्फेक्शन ऐसा ना हो जो कि शरीर के से कॉर्निया में पहुंचा हुआ हो और कॉर्निया के थ्रू वो पेशेंट में चला जाए, तो उसमें आई डोनेशन हम कर सकते हैं। वायरल डिसीजेज़ हुए, HIV हुए, और उसके अलावा जैसे कोविड के केसेस थे और जो रेबीज़ हुए, उन तमाम केसेस, और जैसे बहुत ज़्यादा वेंटिलेटर पे लंबे समय तक सेप्टिसीमिया में रहें, उनको छोड़ के बाकी सारे
के शरीर से जो है कॉर्निया प्राप्त किया जा सकता है। और जो कॉर्निया हम लोग ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, उन व्याधियों से पीड़ित व्यक्तियों के कॉर्निया भी लिए जा सकते हैं, क्योंकि वो रिसर्च के अनुसंधान में और सर्जिकल टेक्निक्स की प्रैक्टिस जो हमारे सर्जन ट्रेन करना है, उन सब में वो उपयोग में लाए जा सकते हैं। तो एक बहुत ही विस्तृत उसमें स्कोप है कि जिसमें आई डोनेशन हम लोग कर सकते हैं जी। और अगर कॉर्निया जो है आप डोनेट कर रहे हैं किसी भी अवस्था में, वो वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि रिसर्च के लिए, ट्रेनिंग के लिए भी उनका प्रयोग किया जा सकता है। ये हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं। टोटल हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं कॉर्नियल ब्लाइंडनेस और आई डोनेशन के बारे में, किस तरह से कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, किन बातों का ध्यान रखना है। और जैसा हमारे जो कॉलर थे रोहित जी, उन्होंने पूछा था कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उससे कॉर्निया रिट्रीव करना हो, यानी कॉर्निया लेना हो, ऐसे में कितनी देर तक लिया जा सकता है और कैसे होगी ये प्रक्रिया, ये सब आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। जब देश पूछता है, जवाब देना पड़ता है। शाम 5 बजे बजती है सवालों की घंटी और लगती है वो पंचायत जहां मुद्दे टलते नहीं और कोई जवाब अधूरा नहीं रहता। आपको इतना बुरा लगा सवाल, मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। मैं इसको दूसरे तरीके से पूछ लेती हूँ। यहाँ दलीलें नहीं, सच्चाई गूंजती है। मैं रीमा पराशर लेकर आती हूँ देश का सच आपके सामने। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। कॉर्निया के वजह से होने वाली दृष्टिहीनता और नेत्रदान के विषय में आज हम बात कर रहे हैं। विशेषज्ञों का खास पैनल हमारे साथ, मेजर जनरल JKS परिहार, सेना मेडल, बार 2 विशिष्ट सेना मेडल, प्रेसिडेंट आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया, प्रोफेसर ऑप्थेल्मोलॉजी, फॉर्मर एडिशनल डायरेक्टर जनरल Armed Forces Medical Services of India, presently head academics and professor ophthalmology, Center for Sight, New Delhi, areas of interest, corneal blindness, glaucoma, cataract and community ophthalmology। हमारे साथ हैं डॉक्टर पारुल जैन, प्रोफेसर एंड यूनिट हेड, कॉर्निया एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी सर्विसेज, गुरु नानक आई सेंटर एंड इंचार्ज आई बैंक। हमारे डिस्कशन में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजेश सिन्हा, प्रोफेसर कॉर्निया लेंस एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी एट RP सेंटर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड इंचार्ज आई बैंक। बहुत स्वागत है हमारे सभी विशेषज्ञों का। और जैसा हमारे विशेषज्ञ कह रहे थे कि बहुत सी ऐसी धारणाएं हैं जिनकी वजह से जो लोग अपने नेत्रदान करना चाहते हैं उन्हें हिचकिचाहट होती है, और यदि इस हिचकिचाहट को, इस अज्ञानता को दूर किया जा सके तो नेत्रदान को बढ़ाया जा सकता है। ऐसी ही कुछ धारणाएं हैं, विशेषज्ञों से समझेंगे कि इनमें सच्चाई कितनी है। पहली बात जो बहुत से लोग जानते हैं और मानते भी हैं डॉक्टर राजेश सिन्हा, कि सिर्फ युवा यानी जिनकी दृष्टि ठीक है वही नेत्रदान कर सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी नहीं, ऐसा नहीं है। हम किसी भी एज की कॉर्निया ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ओल्ड एज हो, मे बी मोर देन 90 ईयर्स ऑफ एज हो, तो उसकी टिश्यू जो है उतनी इफेक्टिव ऑप्टिकल पर्पस के लिए नहीं होती है, पर फिर भी वो कई बार थेरेपेटिक पर्पस के लिए, जैसे किसी को अल्सर हो गया, कॉर्निया परफोरेट हो गया, उसमें फिर भी इस्तेमाल हो जाता है। कई बार ऐसी टिश्यूज, हमें क्या होता है कि डोनेशन के बाद हम उस टिश्यू को इवैल्यूएट करते हैं, और कई बार हायर एज के भी टिश्यू होती हैं, इवन मोर देन 80, मोर देन 90, वो काफ़ी अच्छी होती है और उनका हम हर चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एज कोई ऐसा कंसिडरेशन नहीं है। हम ओल्ड एज की और हर एज की कॉर्निया ले सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं दृष्टिहीन को दृष्टि देने के लिए। राइट। मेजर जनरल परिहार, दूसरी बात जो बहुत से लोग डरते हैं जिसे लेकर, वो ये है कि मान लीजिए यदि कोई पेशेंट है, हॉस्पिटलाइज है, और उस समय विशेषज्ञों को या डॉक्टर्स को ये बता दिया गया या पता चल जाए कि इनकी नेत्रदान करने की या ऑर्गन डोनेट करने की इच्छा है, तो शायद वो पेशेंट को बचाने के लिए उतनी ज़्यादा मेहनत या कोशिश नहीं करेंगे। क्या कहना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बिल्कुल ही मिथ है, क्योंकि डॉक्टर जो है वो किसी इस तरह की दुर्भावना से काम नहीं करते हैं कि हमें इसका ये प्रत्येक इसका अंग चाहिए।
ये नहीं होता है। हॉस्पिटल में कॉर्निया रिट्राइवल के अलावा बाकी ऑर्गन्स के होते हैं, वो ब्रेन डेथ में उसमें होते हैं, और वो तभी होता है जबकि पेशेंट उस स्टेज में पहुंच गया है कि उसका सर्वाइव होना संभव नहीं है। उसके लिए एक प्रॉपर बोर्ड होता है, कई स्पेशलिस्ट उसमें बैठते हैं, उसमें लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं, उसमें पेशेंट के अटेंडेंट्स होते हैं, उनको भी शामिल किया जाता है और सबकी सहमति से ही वो कार्य आगे बढ़ता है। इसी तरह से कॉर्निया का है कि जब मृत्यु होगी उसी के बाद ये होता है, और कोई इस तरह की कोई कोशिश नहीं की जाती है कि ये इसको ज़बरदस्ती इसको ट्रीटमेंट में कोई लापरवाही की जा रही है। अगर ऐसा कोई करेगा लगता है तो व्यक्ति जो है वो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के लिए डोनेशन के लिए रिफ्यूज़ कर सकते हैं और वो केस उसमें फ़ाइल कर सकते हैं। ऐसा कतई नहीं होता है। मेरे पिछले 40 साल के अनुभव में मैंने इस तरह की कोई किसी भी व्यक्तिगत रूप से या किसी भी विशेषज्ञ या हॉस्पिटल के रूप की तरफ से इस तरह की कोई गतिविधि की गई हो, ऐसा मुझे नहीं लगता है। जी, क्योंकि सभी चिकित्सकों के लिए व्यक्ति के जीवन को बचाना बेहद महत्वपूर्ण होता है, उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाती। एक और धारणा जो बहुत से लोग जो नेत्रदान करना चाहते हैं, परिवार के जन, डॉक्टर पारुल आपसे ये सवाल है कि उनको लगता है क्योंकि व्यक्ति ने जीवन काल में अपनी नेत्र प्रतिज्ञा नहीं की थी नेत्रदान करने की, तो शायद उसकी मृत्यु के उपरांत ये संभव न हो पाए। यदि प्रतिज्ञा नहीं ली गई है जीवन काल में, ऐसी स्थिति में भी क्या नेत्रदान हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ये मैंने अभी पहले भी बताया आपको कि ये एक सामाजिक विचार है प्लेज करना, पर ये कंपल्शन नहीं है। अगर मृत्यु के बाद परिवार को लगता है कि उनमें ये अवेयरनेस है कि हमें ये इनकी आँखें डोनेट करनी चाहिए, तो वह ज़रूर अपने नज़दीकी आई बैंक में संपर्क करें और आई डोनेट करें। ये एक बहुत ही अच्छा कदम वो परिवार उठा सकता है। उसमें पहले से मृतक की अनुमति होने की ज़रूरत नहीं होती है। जी, डॉक्टर राजेश सिन्हा जो हमारे कॉलर थे रोहित जी, वो ये जानना चाह रहे थे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को नेत्रदान करना है, व्यक्ति की मृत्यु यदि घर पे होती है, कितना समय होगा, किस तरह से ये पूरा अरेंजमेंट किया जाता है कि अगर आई बैंक से जो टीम आ रही है वो सुरक्षित तरीके से उस व्यक्ति के कॉर्निया को या नेत्र को ले सके और वो सुरक्षित रहे यानी ठीक रहे, कितना समय होता है? देखिए, कोशिश ये करनी चाहिए कि 6 घंटे के अंदर ये सारा कुछ हो जाए और वो नियरेस्ट आई बैंक को कांटेक्ट करके और वहाँ से टेक्नीशियंस एंड डॉक्टर्स को बुलाकर वो नेत्रदान करा सकें। पर ये कंपल्शन नहीं है, उसके आगे भी हो सकता है और ये भी डिपेंड करता है कि बॉडी कैसे प्रिजर्व की हुई है। कई बार अगर घर पे अगर हो रहा है तो वो उतना प्रिजर्व कर नहीं पाते, तो बेहतर यही होता है कि 6 घंटे से 8 घंटे तक में डोनेट हो जाए तो कॉर्निया की स्थिति अच्छी रहती है। पर अगर हॉस्पिटल में अगर डेथ होता है तो वैसी स्थिति में कई बार बॉडी को प्रिजर्व भी किया जाता है और वैसे में हम लॉन्गर पीरियड के लिए 12 घंटे 18 घंटे तक हम कॉर्निया को ले सकते हैं और उसका इस्तेमाल बड़े आराम से कर सकते हैं। जी डॉक्टर पारुल, अगर जो है आई बैंक की टीम घर पर आने वाली है, मान लीजिए आई लेने के लिए, कॉर्निया लेने के लिए, ऐसी अवस्था में एक वेटिंग टाइम भी रहता है जब उनको फ़ोन किया गया, कांटेक्ट किया गया और जब तक वो घर पे पहुंचते हैं, किन बातों का ध्यान रखना है ऐसे में जिससे जो कॉर्निया या आईज है उनको क्षति ना हो? ये एक बहुत ही ज्वलंत सवाल है आपका। घर में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि जो आँख की पुतली है वो कवर्ड रहनी चाहिए। उसके लिए हमें एक गीली रुई या मॉइस्ट कॉटन का इस्तेमाल करके आँख को बंद करके उसको कवर कर देना चाहिए। आसपास अगर कोई पंखा चल रहा है तो वो बंद कर देना चाहिए। जो डिजीज़ की डेड जो बॉडी है उसको कम से कम 6 इंच हमें ऊपर रखना चाहिए, उनके नीचे तकिया लगा देना चाहिए और आपको नियरेस्ट आई बैंक को कांटेक्ट करना चाहिए। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो जो जब तक टीम आपके घर में पहुंचेगी तो वो कॉर्निया की कंडीशन है वो अच्छी रहेगी, प्रिजर्व्ड रहेगी और आगे चल के किसी के काम आएगी। जी, और जानकारी के लिए ये आवश्यक है कि समझ लिया जाए कि जो पूरी प्रक्रिया है वो किस तरह से होती है। डॉक्टर मेजर जनरल परिहार, जब एक बार कॉर्निया ले लिया जाता है और उसको ट्रांसप्लांट करना है, किस तरह से ये सुनिश्चित किया जाता है कि कॉर्निया कौन से व्यक्ति को मिलेगा, यानी प्रायोरिटी कैसे तय की जाती है और ये जो ट्रांसप्लांटेशन की पूरी प्रक्रिया है ये कैसे होती है? जहाँ से पारुल जी ने छोड़ा मैं उसी बात को आगे बढ़ाऊँगा कि वहाँ टीम पहुँची है, उन्होंने उसमें से कॉर्निया जो है रिट्रीव किया है, उसके बाद में उसको एक प्रिजर्वेटिव में रखा जाता है। तो मॉइस्ट चैम्बर होते हैं जिसमें कि कॉटन है और उसके साथ में थोड़ा
फ्लूइड होता है उसके अंदर आई बॉल को कॉटन के ऊपर रख के ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, जिसमें ये 6 से 8 घंटे तक की इसमें सुविधा होती है। MK मीडियम होता है, अगर आपने बटन लिया है कॉर्निया का स्क्लेरा के साथ में तो उसको डायरेक्टली MK मीडिया में हम डाल सकते हैं, जो कि 96 आवर्स तक उसमें हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब इससे भी अच्छे कॉर्नियल प्रिजर्वेटिव मीडिया आ गए हैं, जो इंटरमीडिएट मीडिया होते हैं, उनमें इसको रखने से आप उसको 14 दिन से भी ज़्यादा समय तक उसको यूज़ कर सकते हैं। जनरली जो है वो MK मीडिया से कॉर्निया कलेक्शन सेंटर से आके आई बैंक में पहुंचता है, वहाँ उसका जो है एक वैज्ञानिक परीक्षण किया जाता है कि उसकी जो वाइटल लेयर होती है जिसको हम एंडोथीलियम कहते हैं, उसकी असेसमेंट किए जाते हैं स्पेकुलर माइक्रोस्कोप से। उसके पहले स्लिट लैम्प पे कॉर्निया को देखा जाता है कि उसमें कोई ओपेस्टीज वगैरह तो नहीं है, कोई हेज या कोई दूसरी समस्या तो नहीं है। जब उससे संतुष्ट हो जाते हैं फिर उसका एंडोथीलियल सेल काउंट किया जाता है और ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि ये कॉर्निया जो है ये यूज़ किया जा सकता है। अब आई बैंक में जो पेशेंट रजिस्टर्ड होते हैं उनको प्रायोरिटाइजेशन जो है इस बात पे होता है कि जो इमरजेंसी केसेस हैं, फंगल कॉर्नियल अल्सर है या कोई किसी इंजरी केसेस है, परफोरेशन है, जिनको कि आँख का शेप बचाए रखने के लिए ज़रूरत होती है, उसमें थेरेपेटिक केरेटोप्लास्टी की जाती है। उसमें किसी भी तरह का कॉर्निया उपयोग में लाके आई बॉल का शेप रिस्टोर किया जाता है, तो उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। उसके बाद जो दोनों आँखों से अंधत्व है, खास करके बच्चों में, उनको प्रायोरिटी दी जाती है। फिर बाइलेटरल जो दूसरे हैं उनको दिया जाएगा, फिर यूनिलेटरल में बच्चों को होगा। इस तरह से हम वो उसमें इसका प्रायोरिटाइजेशन उसको करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि जो भी आवश्यक है, जिसको बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, उसको तुरंत से तुरंत ये कॉर्निया प्रदान किया जा सके। नोटो इसमें एजेंसी शामिल हो गई हैं और दूसरा आई बैंक एसोसिएशन भी है, जो इसका एक पूरा डाटा रजिस्ट्री सिस्टम पे काम कर रहे हैं और पूरे भारतवर्ष में जो है कहीं से भी कॉर्निया जो है उसको ट्रांसपोर्टेशन करने की जो प्रक्रिया है उसको बनाया जा रहा है। कुछ राज्य इसमें अभी शामिल नहीं हुए हैं, जैसे महाराष्ट्र है। बाकी ज़्यादातर राज्यों से कॉर्निया एक स्तर से दूसरे राज्य में पहुंचाया जा सकता है और इसमें एयरलाइंस जो हैं, जैसे एयर इंडिया है, वो इसको फ्री ऑफ चार्ज जो है ट्रांसपोर्टेशन की अनुमति प्रदान करते हैं, उसको कैरी करते हैं। रेलवे भी कर रही है। तो जो भी नियरेस्ट फास्टेस्ट रूट होता है उससे कॉर्निया जो है वहाँ आई बैंक तक पहुँचाया जाता है। अब जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपने आई बैंक के को अपना रिक्विजिशन देते हैं, ऑनलाइन रिक्विजिशन देते हैं, टेलीफोनिक देते हैं। लोकल उसमें कॉर्निया रिट्राइवल प्रोग्राम चल रहा है, उससे भी कोशिश करते हैं और वो कॉर्निया जल्दी जल्दी प्राप्त करके उसको पेशेंट को देने की प्रक्रिया उसमें शुरू करते हैं। जी, फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर हैं, गुरुग्राम से गगन है फोन लाइन पर। स्वागत आपका, पूछिए सवाल। नमस्कार जी सबको। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे मैम ने बताया था कि अभी एक पर्सन जो है 4 मतलब लोगों को रोशनी दे सकता है, वो मैं पूछना चाहता हूँ जी कैसे। डॉक्टर पारुल जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, पुतली की जो हमारा कॉर्निया होता है उसकी अलग अलग लेयर्स होती हैं। तो अब हमारे पास ऐसी आधुनिक टेक्निक अवेलेबल हैं कि अगर सपोज़ किसी पेशेंट की सिर्फ पुतली के आगे के हिस्से में प्रॉब्लम है, तो हम जो कॉर्निया हमें रिसीव होता है उसको स्प्लिट कर सकते हैं और जो आगे का हिस्सा है वो हम उस पेशेंट को लगाएं जिसके पुतली के आगे के हिस्से में प्रॉब्लम है। इस प्रोसीजर को लेमेलार केरेटोप्लास्टी कहा जाता है, जिसमें जो एक पुतली है वो 2 लोगों में यूज़ हो सकती है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एंडोथीलियम या जो वाइटल लेयर ऑफ कॉर्निया होता है वो ख़राब होता है। उन पेशेंट्स में हम केवल वो पुतली जो है वो वाला पार्ट है वो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो एक पुतली 2 लोगों को देने का अर्थ हुआ कि अगर कोई अपने दोनों नेत्र डोनेट करता है तो 4 लोगों को जीवन दान दिया जा सकता है। जी, टोटल हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं कॉर्निया के वजह से होने वाली दृष्टिहीनता और नेत्रदान के महत्व के बारे में। ये जान लेते हैं कि किस तरह से ये नेत्रदान की प्रक्रिया पूरी होती है और किस तरह की बातों का आपको सावधानियों का ध्यान रखना है जिससे ये पूरी प्रक्रिया सामान्य रूप से सुगम रूप से हो सके। नेत्रदान की प्रक्रिया सरल है। किसी भी उम्र का व्यक्ति नेत्रदान की प्रतिज्ञा कर सकता है। व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात ही दान की गई आंखें ली जाती हैं। कॉर्निया को मृत्यु के 6 से 8 घंटे के अंदर निकाल लिया जाना चाहिए। दान किए गए कॉर्निया से 2 नेत्रहीन व्यक्तियों की दृष्टि बचाई जा सकती है। नेत्र निकालने में केवल 15 से 20 मिनट का समय लगता है। नेत्रदान से चेहरे पर कोई निशान या विकृति नहीं होती।
दान की गई आँखों को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। पंजीकृत नेत्रदाता बनने के लिए अपने नजदीकी नेत्र बैंक में संपर्क करना होता है। नेत्रदान की प्रतिज्ञा अवश्य लें। आपका नेत्रदान किसी के अंधेरे जीवन को रोशन कर सकता है, इसलिए नेत्रदान अवश्य करें। किरण भारद्वाज, टोटल हेल्थ। आपकी नेत्रदान की प्रक्रिया किसी व्यक्ति के जीवन को बदल सकती है, उसके जीवन को रोशन कर सकती है, इसलिए आप नेत्रदान की प्रतिज्ञा अवश्य लें और नेत्रदान अवश्य करें, क्योंकि नेत्रदान महादान भी कहा गया है। डॉक्टर राजेश सिन्हा, एक सवाल है, कुशल जी का ईमेल है, वो ये जानना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कोई डिजीज्ड पेशेंट है, कई बीमारियों की हम बात कर रहे थे, और कोई अगर व्यक्ति को संक्रमण होता है तो उसका एक विंडो पीरियड भी होता है। जब व्यक्ति को कॉर्निया लगाया जाता है किसी और व्यक्ति से जो बीमार हो, क्या ऐसे में संक्रमण या बीमारी का खतरा उस व्यक्ति को हो सकता है या नहीं? कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है कि ये सुरक्षा बनी रहे? देखिए, जो अगर किसी डोनर को कोई ऐसा इन्फेक्शन है जो पूरे शरीर में हो गया है, और वो जैसे मैंने बताया कि सेप्टिसीमिया के कारण उसका डेथ हुआ, सेप्टिक शॉक हुआ, तो वैसे टिश्यू को हम डोनेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करते। यदि उसको अगर वो कॉर्निया डोनेट होता है तो उसे हम रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, ट्रांसप्लांटेशन नहीं करते हैं उससे, क्योंकि उसमें संक्रमण या इन्फेक्शन का फैलने का खतरा रहता है। उसके अलावा यदि किसी इंसान को किसी और इन्फेक्शन के कारण कुछ डेथ हुआ और पूरे बॉडी में इन्फेक्शन नहीं फैला, सेप्टिसीमिया नहीं हुआ, तो उससे हमें कोई खतरा नहीं है। हम कॉर्निया ले सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति में, और उसमें वो इन्फेक्शन नहीं जाता। सपोज किसी को ट्यूबरकुलोसिस के कारण, चेस्ट इन्फेक्शन के कारण डेथ हो गया, तो अगर पूरे शरीर में ये इन्फेक्शन नहीं फैला, सेप्टिसीमिया नहीं हुआ, सेप्टिक शॉक के कारण डेथ नहीं हुआ, तो फिर हम उस कॉर्निया को हम डेफिनेटली ले सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके कारण जिसमें हमने कॉर्नियल ट्रांसप्लांट किया है, जिस रेसिपिएंट में, उसमें इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहता है। जी, और मान लीजिए किसी को कैंसर का ट्रीटमेंट चला हो, कीमो भी लगी हो, तो क्या उस अवस्था में व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? और एक और सवाल है, संजीव शर्मा जी हैं, वो ये ईमेल के माध्यम से पूछना चाह रहे हैं कि क्या बहुत ही अगर ऐसी स्थिति है तो क्या एक जीवित व्यक्ति अपनी एक नेत्र को दान कर सकता है? देखिए, जहां तक कैंसर का सवाल है, अगर ये एक डिसेमिनेटेड मैलिग्नेंसी है जो पूरे शरीर में फैल गया है, तो वैसी स्थिति में हम उस टिश्यू को ट्रांसप्लांट के लिए यूज नहीं करते। पर यदि कोई ऐसा कैंसर है जो पूरे शरीर में नहीं फैला है, तो हम फिर भी उस टिश्यू को इस्तेमाल कर सकते हैं जी। और जो आपका दूसरा सवाल है किरण जी, क्या वो फिर से बताएंगे? क्या अगर एक जीवित व्यक्ति है अपना एक नेत्र दान करना चाहे तो क्या जीवित अवस्था में नेत्र लिया जा सकता है? जी नहीं, ये करना सही नहीं है, क्योंकि ये कानूनन तौर पे ये सही नहीं होगा। ऐसे में नहीं होता है। जो नेत्रदान होता है वो डेथ के बाद ही होता है। जी, प्लेज यानी प्रतिज्ञा भले ही जीवन काल में लें, लेकिन जो प्रतिज्ञा की गई नेत्र है या कॉर्निया है वो व्यक्ति के मरणोपरांत ही लिया जाता है। डॉक्टर परिहार, हमने ये तो जान लिया कि किस तरह से नेत्रदान की प्रक्रिया सरल तरीके से हो सकती है, ना बहुत अधिक समय लगता है, ना कोई बॉडी या फेस का डिसफिगरमेंट होता है। लेकिन यदि समस्या की जड़ को भी खत्म किया जा सके, उस पर भी ध्यान दिया जाए तो और भी अच्छा होगा। कौन सी स्थितियां आपको लगती हैं स्पेशली जो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस का कारण बनती हैं, जहां पर अगर ध्यान दिया जाए तो इस स्थिति से बचाव हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल है। ज़्यादातर कॉर्नियल ब्लाइंडनेस के जो कॉज हैं वो प्रिवेंटेबल हैं, यानी उनको हम रोक सकते हैं। जो अगर हम उसको समझते हैं और रोकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात हो सकती है। कुछ कारण ऐसे होते हैं जिन्हें आप रोक नहीं सकते, जो जन्मजात कॉर्नियल ओपेसिटीज़ हो सकती हैं, कॉर्निया की थिनिंग होती है जिसको केरेटोकोनस कहते हैं, डिस्ट्रॉफीज़ हैं, उनको रोकना मुश्किल है। कुछ कारण ऐसे होते हैं जो सर्जरी की वजह से होते हैं, तो सर्जिकल टेक्निक्स में इम्प्रूवमेंट होने से और एक्सपर्टीज़ बढ़ने से उनमें भी जो है रुकावट हुई है, कंट्रोल हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण जो होता है इंजुरीज़ होती हैं, खास करके बच्चों में। ये जो पहले महाभारत के सीरियल चले, रामायण चले, उसमें जो तीर कमान होते थे, दशहरे के हैं, फिर दिवाली के फटाके हैं,
ये सारी जो इंजरीज़ हैं ये बहुत प्रिवेंटेबल होती हैं। उसके बाद पेंसिल, स्कूल में बच्चे खेलते खेलते पेंसिल लगा दिया, घर में सुई लग गई और या कैंची का उसमें घुस गया, ये सारे प्रिवेंटेबल होते हैं। चूना पैकेट इंजरीज जी हाँ, वही मैं कह रहा था। चूना जो है, जो खाने वाले जो पाउच होते हैं, चूना खा के फेंक दिया, उसके भी जो है वो इंजरीज कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल सेफ्टीज़ हैं, प्रिवेंटिव आप ग्लासेस यूज़ करेंगे तो स्पोर्ट्स इंजरीज़ है। तो कुल मिलाकर इन्फेक्शन और इंजरीज़ का बचाव जो है कॉर्नियल ब्लाइंडनेस को बहुत हद तक सीमित कर सकता है, और जो हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं उसको भी उसमें हमें सपोर्ट मिलता है। तो मैं यही कहूँगा कि किसी समस्या का सबसे बड़ा निदान ये है कि हम उसको होने ही ना दें। प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर। जी, फिलहाल एक कॉलर हैं हमारे साथ छत्तीसगढ़ से, संतोष जी हैं फोन लाइन पर। बताइए क्या जानना चाहती हैं आप? मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी बेटी को अभी देखना बंद हो गया है, क्या भविष्य में उसका आई ट्रांसप्लांटेशन संभव है? दिखना बंद होने का कारण क्या था संतोष जी? वो स्कार, कॉर्नियल स्कार हो गया है मैम। ओके, और एज कितनी है उसकी? 25 इयर्स है अभी। डॉक्टर पारुल? जी, ये चोट कब लगी थी अगर हम ये जान पाते तो और अच्छा रहता, बट अगर उसको कॉर्नियल स्कार है और चोट की वजह से हुआ है तो मेरा आपसे ये अनुरोध रहेगा कि आसपास आपके जो भी कॉर्निया विशेषज्ञ हैं उनको ज़रूर दिखाइए। और अगर उसकी आँख का, हमें ये भी जानना ज़रूरी है, जो पुतली है वो आँख का शीशा होता है, ये लाइट को फोकस करता है, और अगर आँख की नस, ऑप्टिक नर्व और रेटिना ये अच्छे से फंक्शन कर रहा है तो पुतली बदलने से उस व्यक्ति को ज़रूर दिखाई देता है। तो हमें ये पहले देखना पड़ेगा कि इनकी बिटिया का ये सारा स्ट्रक्चर ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, और अगर पॉसिबल है तो ज़रूर आगे चल के कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हो सकता है और बच्चे को दिखाई देने लगेगा। जी संतोष जी, एक नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास आप चली जाएं और उनको दिखाकर आप ये जानकारी ले सकती हैं कि इस अवस्था में क्या किया जा सकता है, और उपचार के लिए यानी दृष्टि ठीक करने के लिए क्या कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन हो सकता है या नहीं, और यदि हाँ तो उसके लिए क्या विकल्प हो सकते हैं। आज टोटल हेल्थ में हम बात कर रहे हैं कॉर्निया में क्षति के कारण दृष्टिहीनता और उसे ठीक करने के लिए नेत्रदान के बारे में। नेत्रदान का महत्व हमने विशेषज्ञों से जाना है, कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़, हम जल्द लौटते हैं। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज़ पर। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। क्या कारण होते हैं कॉर्निया में क्षति की वजह से दृष्टिहीनता के, और कैसे इसे ठीक किया जा सकता है, ये हम जान रहे हैं विशेषज्ञों से। विशेषज्ञों का खास पैनल हमारे साथ डॉक्टर राजेश सिन्हा, डॉक्टर पारुल जैन और डॉक्टर मेजर जनरल JKS परिहार हमारे साथ हैं। कुछ और जानकारी लेते हैं विशेषज्ञों से रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से। छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला प्रश्न डॉक्टर परिहार आपसे कि कॉर्निया में क्षति ही दृष्टिहीनता का एकमात्र कारण होता है? जी नहीं, कॉर्निया के अलावा ऑप्टिक नर्व के डैमेज से भी हो सकता है, रेटिनल डिटैचमेंट, ग्लोकोमा, ये भी उसके अन्य कारण हैं। जी डॉक्टर पारुल, ब्लाइंडनेस या दृष्टिहीनता किसी भी कारण से हो उसको ठीक नहीं किया जा सकता? नहीं, ये गलत जवाब है। अगर ट्रीटेबल कॉजेज हैं तो ज़रूर ट्रीट किया जा सकता है। जी डॉक्टर राजेश सिन्हा, सवाल यह है कि क्या जिसका परफेक्ट विजन हो, नज़र बिल्कुल ठीक हो, क्या वही व्यक्ति अपने नेत्रदान कर सकता है? इसके साथ दीपक जी का एक ईमेल था, उसको भी हम शामिल करना चाहेंगे क्योंकि इससे जुड़ा है कि यानी अगर कोई व्यक्ति चश्मा लगाता है और वो अपने नेत्रदान करता है तो जिसे नेत्र मिलेगा या कॉर्निया मिलेगा, क्या उसकी नज़र भी कमज़ोर रहेगी? क्या कहना चाहेंगे? चलिए, मैं पहले आपको दूसरे हाफ का आंसर करता हूं, जो प्रश्न का, दीपक जी के प्रश्न का। यदि कोई व्यक्ति चश्मा लगाता है तो बहुत ही आराम से वो नेत्रदान कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसकी कॉर्निया यूज़ होने पे ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो रेसिपिएंट है उसे उस पावर का चश्मा लगेगा, या ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो ये एक मिथ है, ये एक धारणा गलत है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जिस व्यक्ति की नज़र बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर है, वही नेत्रदान कर सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे भी कारण होते हैं, जैसा अभी मेजर जनरल परिहार ने कहा कि ग्लोकोमा हो सकता है, रेटिनल प्रॉब्लम हो सकता है, उस कारण से भी किसी की नेत्र में नज़र कम हो सकती है। तो यदि उस कारण से अगर नज़र कम है तो कॉर्निया में कोई खराबी नहीं आई, कोई खराबी नहीं हुई, तो उस कॉर्निया का यूज कर सकते हैं। तो कॉर्निया यदि ठीक है तो नेत्रदान किया जा सकता है। जी जी डॉक्टर परिहार, क्या नेत्रदान करने की जिम्मेदारी उन्हीं परिवारों पर है जिनके परिवार के किसी सदस्य को कॉर्निया मिला है? सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उनके ऊपर है और उससे ज़्यादा जिम्मेदारी समाज के ऊपर है कि हम उन लोगों को मोटिवेट करते हैं। समस्या को जिस तरह से आप लोग उठा रहे हैं तो हम भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पर हाँ, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के लिए कॉर्नियल डोनेशन ज़रूरी है और कॉर्नियल डोनेशन के लिए नेक्स्ट ऑफ किन की परमिशन हमारे कानून के हिसाब से अति आवश्यक है। जी डॉक्टर पारुल, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि आई डोनेट करना एक जटिल प्रक्रिया है, ज़्यादा समय लगेगा, तो जो लास्ट राइट्स होते हैं उसमें काफ़ी विलम्ब हो जाएगा। जी नहीं, इसमें केवल 10 से 15 मिनट लगते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया है, और इसमें अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में कोई इफेक्ट नहीं होता है। जी, क्या मधुमेह रोगी, उच्च रक्तचाप से प्रभावित व्यक्ति या जिसकी हार्ट की सर्जरी हुई है, क्या वो अपने नेत्रदान कर सकता है? डॉक्टर सिन्हा। बिल्कुल कर सकता है। जी, क्या स्क्विंट या लेजी आई की अवस्था में नेत्रदान किया जा सकता है? मेजर जनरल परिहार। जी बिल्कुल किया जा सकता है। एक बात स्पष्ट है कि नेत्रदान होता है कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लिए, तो कॉर्निया जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, उसमें हम आराम से उसको यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर पारुल, क्या लेसिक के बाद भी आंखें ली जा सकती हैं? जी बिल्कुल ली जा सकती हैं। डॉक्टर राजेश सिन्हा, क्या कॉर्नियाज को या आंखों को खरीदा या बेचा जा सकता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा करना कानूनन जुर्म है और ये हमें लोगों को बताना चाहिए कि इस तरह के बारे में सोचना है, इस बारे में सोचना भी एक जुर्म है। जी डॉक्टर मेजर जनरल परिहार, एक प्रश्न था हमारी व्यूअर का, सुजाता का, वो ले लेते हैं कि क्या अभी तक आर्टिफिशियल जैसे अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं उस तरह से आर्टिफिशियल कॉर्निया का उपयोग आंखों में दृष्टि लाने के लिए किया जा सकता है? अभी ये काफ़ी ज़ोरों से इस पर रिसर्च चल रही है और बायोलॉजिकल कॉर्निया बनाने का काम चल रहा है, यूएस में डेवलप किया है, मगर उसमें जो है वो स्ट्रोमा जो थिक पार्ट होता है वही डेवलप हुआ है, जो वाइटल लेयर होती है एंडोथीलियम, उसका अभी कोई ऐसा डेवलप नहीं हुआ है। टिश्यू कल्चर कल्टीवेशन कई सालों से चल रहा है, जो सुपरफिशियल लेयर्स होती हैं, लिम्बल स्टेम सेल्स होते हैं, उसको होता है। तो हाल फिलहाल जो है ये अनुसंधान के लेवल पे ही चल रहा है और कॉर्निया का जो बीच का थिक टिश्यू स्ट्रोमा होता है वो बायोलॉजिकल जरूर बना है, मगर उसको एंडोथीलियम जो है वो उसमें नहीं होती है। डॉक्टर पारुल, किसी को कैटरैक्ट हो यानी मोतिया, काला मोतिया या डायबिटिक रेटिनोपैथी, क्या उस व्यक्ति का कॉर्निया लिया जा सकता है? इन तीनों सिचुएशंस में कॉर्निया बड़े आराम से डोनेट किया जा सकता है क्योंकि ये कॉर्निया को अफेक्ट नहीं करते हैं। जी, क्या कॉर्निया का रिट्रीवल सिर्फ अस्पताल में ही पॉसिबल हो सकता है, संभव हो सकता है? डॉक्टर राजेश सिन्हा। ये नहीं, जिनकी मृत्यु हुई है उनके घर पे भी हो सकता है। मेजर जनरल परिहार, क्या जो कॉर्निया डोनेट करते हैं या आई डोनेशन करते हैं उनके परिवार को या उसे किसी तरह की सहायता या कोई बेनिफिट्स मिलते हैं? बेनिफिट, मॉनेटरी बेनिफिट कोई उसमें नहीं होता है, मगर जो भी संस्थाएं आई डोनेशन कराती हैं वो उनका सम्मान करती हैं, उसको सब तरफ प्रदर्शित किया जाता है, तो एक सामाजिक प्रतिष्ठा जरूर उससे बढ़ती है, मगर कोई व्यावसायिक या मॉनेटरी बेनिफिट्स उसमें नहीं दिए जाते। डॉक्टर पारुल, क्या एक बच्चे का कॉर्निया बच्चे को ही लगाया जा सकता है और वृद्ध का वृद्ध को? जी नहीं, ये धारणा बिल्कुल गलत है। जो भी कॉर्निया रिट्रीव होता है उसका एग्जामिनेशन के बाद बेस्ट सूटेबल रेसिपिएंट को दिया जाता है। एज वाइज मैचिंग हम करना चाहते हैं पर हमेशा संभव नहीं हो पाता है। जी, क्या बार बार कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन की प्रक्रिया की जा सकती है? डॉक्टर राजेश सिन्हा, और साथ ही क्या संदेश आप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? जी हाँ, बिल्कुल की जा सकती है। यदि कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन हुआ और वो रिजेक्ट हो गया या फेल हो गया किसी भी कारण से, तो उसे फिर से किया जा सकता है और रोशनी फिर से दी जा सकती है। आपका संदेश एक वाक्य में?
मेरा संदेश यही है कि नेत्रदान सबसे बड़ा दान है, महादान है। तो नेत्रदान के लिए हम सभी को आगे आना चाहिए। हमें नहीं पता कि कल होकर हमारे परिवार में किसी को इसकी ज़रूरत पड़े, तो यदि नेत्रदान की प्रक्रिया अगर काफ़ी सुदृढ़ करें तो उससे हम सभी का भला होगा, समाज का भला होगा। जी डॉक्टर पारुल, क्या संदेश देना चाहेंगी आप हमारे व्यूअर्स को जो नेत्रदान करना चाहते हैं लेकिन किसी ना किसी वजह से हिचकिचाते हैं या डरते हैं? तो मैं आपके माध्यम से सभी देशवासियों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि शरीर नष्ट हो जाता है पर हमारे कर्म अमर रहते हैं, और किसी की दुआओं में हमेशा अमर रहने के लिए अपना अंगदान, नेत्रदान हमें सबको करना चाहिए। और जो ये नेत्रदान की अवेयरनेस की मुहिम है, इसे केवल एक फोर्टनाइट तक सीमित हमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो अंगों की और नेत्रों की ज़रूरत है वो पूरे वर्ष हमें पड़ती है। तो हमें हमेशा ये मोटिवेशन हमें अपने आसपास करती रहनी चाहिए। मेजर जनरल परिहार, क्या संदेश देना चाहेंगे उन तमाम दर्शकों को जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं? नेत्रदान पखवाड़ा भी आने वाला है, नेत्रदान का महत्व सभी के लिए, क्या कहना चाहेंगे? आपके माध्यम से मैं 40वें नेत्रदान पखवाड़े के उपलक्ष्य में एक ये छोटी सी कुछ पंक्तियां मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। पंच तत्व पंच मंत्रों की ये मानव काया, अग्नि वरण जल तर्पण या फिर हो जमीदोज, जब अंतिम पड़ाव फिर क्यों कोई झिझक या संशय, क्षण भंगुर निश्वास इस काया का क्या मोल, तनिक करो ध्यान उन वर्णों का भी जो कर रहे व्यथित जीवन घनघोर अंधियारे में, विमुख है फूलों के रंग जल तरंग, सावन की हरियाली और शिशु की अनमोल मुस्कान से, आओ करें प्रण दो नयन दान का, भर दे खुशियाँ और नवजीवन उन अंधियारी राहों में, चलो यह एक लघु कदम ही सही फिर भी है अनमोल, वामन के 2 कदमों में सिमटी संपूर्ण सृष्टि, नेत्रदान तो है उससे भी आगे, आओ करें यह यक्ष प्रण, नेत्रदान हो सदैव सत्वत, कोई नेत्र ना हो व्यर्थ, कोई नेत्र ना हो व्यर्थ। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए मेजर जनरल JKS परिहार, डॉक्टर पारुल जैन, डॉक्टर राजेश सिन्हा। विस्तार से विशेषज्ञों ने न सिर्फ महत्व बताया है नेत्रदान करने का, बल्कि वो तरीके भी बताए हैं जिससे आप अपने कॉर्निया को सुरक्षित रख सकते हैं, यानी कॉर्नियल दृष्टिहीनता से बचाव किया जा सकता है। बचाव के लिए आवश्यक है सतर्क रहना और साथ ही आवश्यक है ज्ञान लेना, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी रोशनी है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करती है। और जब हम बात करते हैं कि अपने जीवन को किस तरह से जीना चाहिए, तो कहा यह जाता है कि कार्य ऐसा करो कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे मार्ग पर कि निशान बन जाए। सिर्फ जीवन काट देना या जिंदगी बिता देना ही काफ़ी नहीं है। जीवन जीना है तो ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। मिसाल दी जाती है, मिसाल कायम करी जा सकती है। और अगर आप अपने जीवन को मिसाल में परिवर्तित करना चाहते हैं तो दूसरों की सेवा से अच्छा विकल्प और कुछ नहीं हो सकता। दूसरों को नेत्रदान करके जीवन को रोशन किया जा सकता है, और एक नेत्रदान, एक व्यक्ति से लिया गया कॉर्निया कई जिंदगियों को नया जीवन दे सकता है, नई रोशनी दे सकता है। दूसरे के जीवन को रोशन करें और अपने परिवार के उस सदस्य को जिससे आप बेहद प्रेम करते हैं, उसके अस्तित्व को इस पृथ्वी पर रहने दें। और इसका एक सरल माध्यम है नेत्रदान करना, उसके अंग दान करना। इसके विषय में जानें और आज ही अपने नेत्रदान करने की प्रतिज्ञा लें। आज के टोटल हेल्थ के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।